तो हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपना पसंदीदा परिवार यकीन ऑनलाइन क्लासेस पे। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं वैसे टॉपिक के बारे में जो बिहार बोर्ड के द्वारा हर साल आपसे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आप मेरे इस लेक्चर को या इस सेशन को लास्ट तक देखते हो ना, तो वादा करता हूँ आपसे कि आपका 10 नंबर कोई नहीं काटेगा, या वो शिक्षक हो या वो बिहार बोर्ड हो। तो साथियों, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ना ना भूलिएगा। और आज हम आपको वैसे पढ़ाएंगे ना जैसे आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे। तो साथियों, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि आप अगर यकीन ऑनलाइन क्लासेस पे पहली बार विजिट किए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको ना आसानी से मिलता रहे। साथियों, हम आपको वैसे समझा देंगे ना जैसे कोई नहीं समझा पाएगा। साथियों, हम आपको वैसे बता देंगे ना जैसे कोई नहीं बता पाएगा। तो चलिए बिन देरी करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक और विनती है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, प्लीज़। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो मेरा सामाजिक विज्ञान का होने वाला है और वो भूगोल का होने वाला है। और वो जो टॉपिक है ना, वो आपका अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन के सभी निचोड़ के बारे में हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ है बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल यकीन ऑनलाइन क्लासेस। आइए साथियों, सबसे पहले हम भूगोल जब भी पढ़े तो हमें ग्लोब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि हाँ, वन एवं वन्य जीव संसाधन में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है साथियों, वो मेरा है जैव विविधता। कि जैव विविधता क्या है। तो हम एक शब्दों में आपको बता दें बिन देखे कि जीवों में जो भी विविधताएं पाई जाती है उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादपों तथा जंतुओं के विविध प्रकार। मतलब जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों में पाई जाने वाली विविधता, यानी जीवों में पाए जाने वाले अलगाव को ही जैव विविधता कहा जाता है। आइए देखिए, ये इतने जीव हैं, क्या सभी जीव आपको एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या ये सभी जीव आपको एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं। तो जब आप बोल ही रहे हैं कि नहीं, हमें ये सभी जीव एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ गए कि इसका मतलब होता है जैव विविधता। आइए हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कि वो कौन कौन सी ऐसी वनस्पति है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम आपको बता दें कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले पादप समूह, जैसे वन या घास, भूमि आदि इसके प्रकार हैं। इसे अछत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, आपसे अगर बिहार बोर्ड पूछता है कि अछत वनस्पति के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? प्राकृतिक वनस्पति को अछत वनस्पति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये हमें उपहार के रूप में मिला हुआ है। ये रहा आपका प्राकृतिक वनस्पति। आइए साथियों, हम अगले टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं। अगला टॉपिक मेरा रहा कि स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां जो हमारे देश के हैं, जो हमारे अपने हैं, वो कौन कौन से ऐसे प्रजातियां हैं जो हमारे अपने हैं। तो आइए हम देखते हैं। इसके में सबसे फर्स्ट है स्थानिक पादप। वैसा पादप जो हमारे खास स्थानों पे पाया जाता है ना, उसे स्थानिक पादप कहते हैं। अछत प्रकृति वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप से भारतीय है, उसे स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां भी कहते हैं। वैसी प्रजातियां के पेड़ पौधे जो हमारे स्वयं अपने हैं, यानी हम भारतवासियों का अपना है, उसे ही हम एक शब्द में कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे स्थानिक पादप या स्वदेशी पादप। आइए हम अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करते। ये रहे हमारे स्वदेशी पादप यानी अछत पादप। अब हमको पढ़ना है पारितंत्र और पारिस्थितिक तंत्र, जो बिहार के बोर्ड के द्वारा भी आई है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो साथियों, पारितंत्र को समझने से पहले आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए साथियों, हम पारितंत्र के बारे में समझते हैं कि पारितंत्र होता क्या है।
आइए समझते हैं। सबसे पहले, किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी भी क्षेत्र के पादप हुए या कोई भी जंतु हुआ, वो मतलब एक दूसरे पे निर्भर हैं, वे परस्पर जुड़े होते हैं। यही एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। मानव भी इस तंत्र का प्रमुख भाग है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बच्चे या कोई भी हुआ जो मानव हो, वो भी पारिस्थितिक तंत्र के ही एक घटक होते हैं। आइए देखते हैं साथियों, इससे आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। आइए हम इसको समझते हैं। साथियों देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रहा आपका श्रेणी उपभोक्ता, जो उच्च उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। ये रहा आपका श्रेणी उपभोक्ता, ठीक है। अब श्रेणी उपभोक्ता के बाद अपघटक आएंगे। अपघटक जब ये मर जाएंगे तो अपघटक का निर्माण करेंगे। अपघटक पे ही प्राथमिक उत्पादक का निर्माण होगा। प्राथमिक उपभोक्ता का निर्माण करेगा। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता का निर्माण करेगा, और द्वितीय उपभोक्ता है ना, वो तृतीयक उपभोक्ता का निर्माण करेगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे कौन सा टॉपिक हमारे सामने निकल के आ रहा है। सबसे पहले टॉपिक है वन्य जीवन। ये वन्य में रहने वाले लोगों का जीवन, वन्य में रहने वाले पशु पक्षियों का जीवन, वन्य में रहने वाले मानव समाज का जीवन कैसे होता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वन्य जीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं, अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाले जीवों को वन्य जीव कहते हैं। आइए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। जैसे ये हो गया, ये हाथी हो गई, ये हिरण हो गया, ये हो गया। अब हम देखते हैं फ्लोरा और फौना के पौधे का, वो कौन ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम फ्लोरा और फौना कहते हैं, और फ्लोरा और फौना क्या होता है। आइए हम आगे समझते हैं फ्लोरा और फौना के बारे में। साथियों, जो पहला टॉपिक है फ्लोरा, वो है किसी क्षेत्र या काल विशेष के पादप होते हैं। ये किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और किसी काल से हैं, इसीलिए हम इसे फ्लोरा कहते हैं। अब हम देखते हैं फौना। जंतुओं की प्रजातियां को फौना कहा जाता है। पादपों की प्रजातियों को फ्लोरा कहा जाता है, और जंतुओं की प्रजातियां जो होती है ना, उसे फौना कहा जाता है। अब हम देखने वाला कि भारत में वनस्पतियां और प्राणी जगत, जो भारत है ना, उसमें वनस्पति और प्राणी जगत की विशेषता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि भारत में अपने वनस्पति जात फ्लोरा में अति समृद्ध है। फ्लोरा कहने का मतलब आपको हम पिछले लेक्चर में बताए हैं कि पादप जातियों के जो समूह होते हैं उसे फ्लोरा कहते हैं, और भारत में अपने वनस्पति जात में फ्लोरा में अति समृद्ध है। भारत में फ्लोरा में अति समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां हैं तथा 15,000 पुष्प प्रजातियां स्थानिक स्वदेशी हैं। ये भी स्वदेशी हैं साथियों। दूसरा जो है ना, वो है कि भारत अपने प्राणी जगत फौना में भी अति समृद्ध है। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी जंतु प्रजातियां हैं। यहाँ पक्षियों को 12,000 से अधिक मछलियां की और 25,000 से अधिक प्रजातियां हैं। यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियां कीट पतंग भी पाए जाते हैं साथियों। इसीलिए हम भारत को एक महान देश कहते हैं, क्योंकि भारत में वे सभी चीज पाए जाते हैं जो भारत में पर्यावरण को समृद्ध बनाते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है कि भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में है, वो कौन कौन सी है। आइए हम देखते हैं कि क्या कह रहा है टॉपिक। साथियों, चित्ता, गुलाबी सीर, वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू तथा मधुका, इंसिग्निस, महुआ की जंगली किस्म और हुबड़िया, हेप्टेन्यूरॉन घास की प्रजातियां आदि जो है वो भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां है। जो मतलब लुप्त हो चुकी है, वो प्रजातियां का नाम कुछ इस प्रकार है। आता है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि रेड डाटा बुक क्या है, तो आगे हम देखते हैं रेड डाटा बुक क्या है। लुप्त होने की प्रजातियों का जो संग्रह होता है ना, वही होता है आपका रेड डाटा बुक। आगे हम देखते हैं। साथियों देखिए, ये रहा आपका चित्ता, ये बत्तख कह सकते हैं, उल्लू कह सकते हैं, महुआ कह सकते हैं, और ये कोई पक्षी है। लुप्त होने के खतरा झेल रही प्रजातियां। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं। पहले तो हम देखें कि लुप्त हो जाने वाली प्रजातियां। अब हम देख रहे हैं कि किस पे खतरा है जो लुप्त होने की कगार में पहुंच चुकी है। तो आइए हम देखते हैं। साथियों, लुप्त होने की प्रजातियां में भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारी की 89 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृप के 15 जातियां और जल स्थल चरों के 3 जातियां लुप्त होने के खतरा झेल रही है। लगभग
1500 पादप जातियों को भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। साथियों, इन लोगों पे खतरा मंडरा रहा है, कैसा? लुप्त होने का। तो आइए हम आगे देखते हैं और आगे पढ़ते हैं कि प्रजातियों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया। भारत में प्रजातियों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जो है वो समान जातियां है। ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़, वृक्ष, साल, चीड़ और कृंतक, रेटेंट्स इत्यादि। ये वो जातियां हैं ना जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। और ये देखिए फिगर में, फिगर से आपको समझ में आ जाएगा ये वही जातियां हैं। ठीक है, अब हम ये भी जातियां वही है। अब हम देखने वाले हैं लुप्त जातियां कि कौन कौन सी जातियां भारत से लुप्त हो गई है। ये वो जातियां हैं ना जिनके रहने के आवास में खोज करने की अनुपस्थिति पाई गई है, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली। आइए हम देखते हैं एशियाई, ये रहा आपका एशियाई चीता और ये रहा आपकी गुलाबी सिर वाली। अब हम देखते हैं सुवेद जातियाँ। वो कौन कौन सी ऐसी जातियाँ ना जो सुवेद है। आइए हम इसके बारे में भी देखते हैं और पढ़ते हैं। साथियों, ये वो जातियाँ हैं ना जिनकी संख्या घनी रही है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने पर परिस्थिति नहीं बदल जाती है तो इनकी संख्या घटती रहती है। तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जैसे नील, भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी। देखिए यही रहे आपके नील, ये रहा आपका एशियाई हाथी और ये रहा आपका गंगा नदी। आइए हम अगले टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। संकटग्रस्त जातियाँ। वैसी जातियाँ जिन पे संकट मंडरा रही हो तो उसे संकटग्रस्त जातियाँ के अंतर्गत हम रखते हैं। संकटग्रस्त जातियाँ ये वो जातियां ना जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है ना तो इन जातियों की जीवित रहने का कठिन है, जैसे काला हिरण और मगरमच्छ सगाई। ये रहा आपका काला हिरण, ये जो भारत में भी दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कम दिखाई दे रहा है। और ये रहा आपका मगरमच्छ। अब हम देखते हैं आगे आगे कौन कौन से हैं उनके बारे में, टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। दुर्लभ जातियाँ। ये वे जातियाँ है ना जो दुर्लभ है, यानी नहीं मिल रहा है कितना भी प्रयास करने पे। तो आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेद है, और ये यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में ये आ सकती है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, स्थानिक जातियाँ। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं को अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां निकोबरी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। आइए हम देखते हैं, यही है आपके स्थानिक जातियां। अब हम आगे चलते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण। वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण पहला जो है कृषि में विस्तार। भारतीय वन संरक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र में कृषि भूमि का बदल दिया गया है अधिकतर। अब हम देखते हैं आगे आगे जो है ना वो है हमारा कि जनजातीय क्षेत्र में विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत के स्थानीय झूम खेती अथवा शैलेश से वन्य खेती से चलते वनों की कटाई और निम्नीकरण हो रहा है। आगे टॉपिक के बारे में जानते हैं। दूसरा है संवर्धन वृक्षारोपण। साथियों, संवर्धन वृक्षारोपण जब व्यक्ति व्यावसायिक महत्व की किसी एक प्रजाति के पादप का वृक्षारोपण किया जाता है तो उसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारतीय में कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया है ताकि चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ा दिया जा सके और अन्य प्रजातियों को उन्मूलन हो गया। साथियों, संवर्धन वृक्षारोपण का अर्थ होता है, आपको एक शब्द में मैं बता दूं कि व्यावसायिक वृक्षारोपण, वैसा वृक्षारोपण जो व्यवसाय के लिए किया जाता है ना तो उसे ही संवर्धन वृक्षारोपण कहा जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा टॉपिक कि विकास परियोजनाएं क्या है। वे कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो विकास के अंतर्गत है। आज़ादी के बाद भारत में बड़े पैमाने पर आने वाली कई विकास परियोजनाओं को मृत्यु रूप दिया गया है। इसमें जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा है। 1952 में आज तक नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। साथियों, आइए हम खनन के बारे में पढ़ते हैं और खनन के बारे में जानते हैं। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता की भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण में पश्चिम बंगाल के बाक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन।
अब हम देखते हैं आगे, अगला टॉपिक है मेरा कि संसाधनों के असमान बंटवारा। अमीरी और गरीबी के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आइए हम देखते हैं हिमालयन वन। वैसा वन जो हिमालय के क्षेत्रों से पाए जाते हैं उसे हिमालयन वन कहते हैं। हिमालय चीड़ के प्रकार सदाबहार वृक्ष एक औषधि पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। ये रहा आपके चीड़ के कुछ सदाबहार वृक्ष। आइए हम आगे पढ़ते हैं इसका उपयोग क्या क्या है। साथियों, जो इसका उपयोग है ना हिमालय यव का, कि पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां के जड़ों को टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। कैंसर रोगों के उपचार के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। जो टेक्सोल नामक रसायन है ना, उसका उपयोग कैंसर नामक एक बीमारी होती है जिसके उपचार में प्रयोग किया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं इसका नुकसान के बारे में। हम आपको बताएं हिमालय यव के, कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। यही नुकसान है कि इनका पेड़ जो है वो सूख जा रहा है। कम होते संसाधनों को सामाजिक प्रभाव, कम हो रहे हैं जो संसाधन, उनके पे सामाजिक क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई चीजों को इकट्ठा करने लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य मूलभूत चीज है। दूसरा जो है कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव में ये आपके कि इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ जाती है, जिससे गरीबी को काफी कष्ट होता है। आइए हम देखते हैं भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। आइए हम इसके बारे में आपको समझाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था और यह किस लिए भारत में अपनाया गया था। 1960 और 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण के वन्य जीवन की रक्षा के लिए यह कानून की मांग की गई थी। इनकी मांग को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीवन और अधिनियम 1972 को लागू किया। इसका जो उद्देश्य था ना साथियों, वो था फर्स्ट कि इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की कई अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। दूसरा जो है कि बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। तीसरा जो है वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगाया गया। वन्य जीवन के आवास की कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। और जो पांचवा है ना कि कई केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन पशु विहार को स्थापित किया। आइए हम आगे देखते हैं संरक्षण के लाभ। कौन कौन से लाभ हैं संरक्षण से, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। संरक्षण से कई लाभ होते हैं। इससे पारिस्थितिकी विविधता को बचाया जा सकता है। हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीजें जैसे हवा, मिट्टी और जल का संरक्षण हमें अवश्य करना चाहिए। वन्य विभाग के द्वारा वन्य का वर्गीकरण, वन्य विभाग के द्वारा वनों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, ये बिहार बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए अति इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाता है आरक्षित वन, रक्षित वन के बारे में, कि आरक्षित वन क्या होता है, रक्षित वन क्या होता है, वन विभाग के द्वारा वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो आइए हम इसके बारे में आपको समझाते हैं। साथियों, जो आरक्षित वन होता है ना, वो होता है कि देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन एवं वन प्राणियों की संरक्षण की बात है ना, वो आरक्षित वनों के सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ये रहा आपका आरक्षित वन। अब हम देखते हैं रक्षित वन। ये रक्षित वन क्या होता है। साथियों, रक्षित वन के बारे में हम आपको बताएं तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र की 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों से अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनका सुरक्षा की जाती है। ये जो लोग हैं ना, इनका सुरक्षा कर रहे हैं। आइए हम आगे देखते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन के बारे में हम आपको बताएं कि वन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होता है उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। वैसा वन जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होता है उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। ये रहा आपका अवर्गीकृत वन। अब हम देखने वाले हैं वन्य जीवन के होने वाले अविवेकी ह्रास और नियंत्रण के उपाय। वे कौन कौन से उपाय हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। साथियों, फर्स्ट जो टॉपिक है ना कि सरकार द्वारा प्रभावी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम। भारत सरकार ने लगभग 14 जैव निश्चय जैव संरक्षण स्थल प्राणी जात के पादप जात हेतु बनाए हैं। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों और वित्तीय तकनीकी की सहायता दी गई है। बाघ परियोजना, गेंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना तथा कई अन्य इको विकासीय पारिस्थितिक विकासीय परियोजनाएं की शुरुआत की गई है। 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्य जीव और अभ्यारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। इनके सबके अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था के महत्व, हमारी उत्तरजीविता के
लिए समझना अति आवश्यक है। आइए हम अगले टॉपिक के बारे में विचार करते हैं। चिपको आंदोलन क्या है? साथियों, आपको हम चिपको आंदोलन के बारे में बताएं कि एक पर्यावरण रक्षा के लिए आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश और चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। आइए हम आगे देखते हैं। ये रहा आपके चिपको आंदोलन के कुछ नजाते चित्र। इन्होंने यहाँ के सभी जो किसान थे ना, वो पेड़ों से जाकर चिपक गए और व्यवसायियों से कहने लगे कि पहले हमें काटो और फिर पेड़ को काटना। इसे ही चिपको आंदोलन कहा जाता है। यह उत्तराखंड के एक रेनी नामक गांव में 1970 में हुआ था। साथियों, अगर आप ऐसे भी लिख देते हो ना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हम कह रहे हैं यकीन ऑनलाइन क्लासेस से। आइए हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम आपको बताएं तो बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। 1973 में शुरू किया गया एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बाघों को बचाने के लिए, बाघों का संरक्षण के लिए लागू किया गया, उसे ही प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी और 1973 में घटकर 1,827 हो गई। ये रहा आपका बाघ प्रोजेक्ट यानी टाइगर प्रोजेक्ट। अब हम देखते हैं अगले, बाघ के आबादी के लिए खतरे। कौन कौन से ऐसे खतरे हैं ना जो बाघ के आबादी पे पड़े हुए हैं? फर्स्ट जो है कि व्यापार के लिए शिकार, सीमटता आवास और भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या आदि। अब हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। वो कौन कौन से ऐसे रिजर्व है ना जो महत्वपूर्ण टाइगरों के लिए हैं? साथियों, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ और राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सिरिस्का वन्य जीव पशु विहार और असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत के संरक्षण के लिए आवश्यक है। साथियों, ये जो है ना, इससे आपके बिहार बोर्ड में प्रश्न आते हैं। तो वादा करता हूँ आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे कि ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। साथियों, आपको यकीन ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत बधाई हो और आपका जो नया साल हो ना वो मंगलमय हो और आप 2025 के एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स ऑब्जर्व करें। अगर आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना तो आप इस चैप्टर को धुआं धुआं कर देंगे। आइए साथियों, तो हम इस चैप्टर को विराम देते हैं।